बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेक्चर फोर्थ। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को लघु व्यवसाय उपक्रम के प्रबंध के बारे में, संगठन संरचना के लिए एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी आदि के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसमें आप लोगों को कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगी। कंपनी का अर्थ और परिभाषा। कंपनी की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। कुछ इसमें से कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले डेफिनेशन है हैने के अनुसार, कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका प्रथम अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार मुद्रा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी से तात्पर्य विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति से है और जिसका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है और उसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। यानी कंपनी में सदस्य आते हैं, जाते हैं, पागल हो जाते हैं या दिवालिया हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो इससे कंपनी के अस्तित्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का अस्तित्व एज इट इज बना रहता है और साथ ही कंपनी की एक सार मुद्रा होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान के अधीन समामेलन हुआ है। तो इस प्रकार से अधिनियम में किसी भी ऐसे संघ अथवा संगठन अथवा कंपनी को तभी कंपनी के रूप में माना जाएगा जबकि उसका समामेलन या तो इस अधिनियम अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अथवा इसके पहले किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम या पहले के किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित है। साथ ही कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार मुद्रा होती है। इसकी जो पूंजी है वो हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है। इसके सदस्य अंशधारी कहलाते हैं। कंपनी के सदस्यों को जो दायित्व है वो सीमित होता है। यह दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य में से अदत रही राशि तक ही सीमित होता है। कंपनी का जो संचालन है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चयनित संचालकों के माध्यम से होता है। कंपनी का जो अस्तित्व है वह तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार उसका विघटन नहीं कर दिया जाता है। कंपनी की विशेषताएं और प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कंपनी की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। उनमें से कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है समामेलित संस्था। कंपनी एक ऐसी संस्था अथवा संगठन है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले के किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। कोई भी कंपनी जिसका समामेलन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या नहीं माना जाएगा? कंपनी नहीं माना जा सकता है। कंपनी को एक निगम निकाय भी कहा जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसका समामेलन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कोई भी कंपनी तभी अस्तित्व में आती है जबकि कंपनी अधिनियम के कानून के प्रावधानों के अनुसार उसका समामेलन करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित। कंपनी एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित होती है। परंपरागत रूप में कंपनी उसे माना जाता था जो किन्हीं दो या अधिक कंपनियों द्वारा समामेलित करवाई गई है, किंतु आधुनिक समय में कंपनी का समामेलन
एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक हो और भारत में निवासी हो, अथवा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनी के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या एक ही तक सीमित रहती है। जब तक वह एक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है और अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक हो सकती है। इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं और सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। इसको कृत्रिम व्यक्ति कहने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि इसको जन्म देने वाला कोई ईश्वर या भगवान नहीं होता है, बल्कि इसका जो जन्म है वो विधान के द्वारा, कानून के द्वारा होता है। अतः कंपनी के जन्म और मृत्यु पर किसका नियंत्रण रहता है? विधान यानी कानून का नियंत्रण रहता है। इसके अलावा यह अमूर्त है, इसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, न ही इसकी आत्मा अंतरात्मा होती है। इन सब कारणों के कारण ही इसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इसे एक जाली व्यक्ति नहीं बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति है। इसके अनेक रीज़न हैं। यह प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकती है, साथ ही अपने नाम से अन्य पक्षकारों पर कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी के भी उतने ही व्यावसायिक अधिकार और दायित्व होते हैं जितने कि एक प्राकृतिक व्यक्ति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व अर्थात स्थिति। कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व स्थिति होती है। या हम कह सकते हैं कि कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या अंश खरीदते हैं। इतना ही नहीं कि कंपनी और कंपनी के संचालकों का भी पृथक पृथक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। इसका इम्पोर्टेंट कारण यह है कि कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल होते हैं और कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इस कारण कंपनी में कोई भी नया सदस्य आता है या पुराना सदस्य चला जाता है, सदस्य मर जाता है या दिवालिया या पागल हो जाता है तो कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए ब्लैकस्टोन ने बहुत ही अच्छी कोटेशन बताई है। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि नदी के निर्माण करने वाला तत्व अर्थात पानी जल प्रतिशत बदलता रहता है किंतु नदी के पाट या किनारे वहीं स्थिर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनी के सदस्य भी परिवर्तित होते रहते हैं लेकिन कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्व मुद्रा। कंपनी विधान के अंतर्गत निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, अतः वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अनुबंध करती है। इन प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुबंध सार्व मुद्रा के अधीन होने आवश्यक है। अतः प्रत्येक कंपनी के लिए एक सार्व मुद्रा आवश्यक हो जाती है। जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सार्व मुद्रा यानी कॉमन सील लगा दी जाती है तो यह जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी द्वारा अधिकृत माना जाता है। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि केवल सार्व मुद्रा लगाने से ही
कंपनी के हस्ताक्षर संबंधी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रपत्र या डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सार मुद्रा के साथ साथ कंपनी के 2 संचालकों तथा कंपनी के सचिव अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। पॉइंट है सीमित दायित्व। कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले ही चुका दिया है, तो कंपनी उन सदस्यों से अब और अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है, जब तक कि उन सदस्यों से और अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती, चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता ही क्यों न हो। नेक्स्ट है अंश पूंजी और अंशधारी। अंश पूंजी वाली जो कंपनी है उसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो पूंजी है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है और ये छोटे छोटे पार्ट ही शेयर्स कहलाते हैं और इनके जो ऑनर है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। प्रत्येक जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम 5 लाख रुपए और एक निजी कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए की पूंजी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हस्तांतरण योग्य अंश। कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन एक जो सार्वजनिक कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो अंतर नियमों में जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के हस्तांतरण पर अंतर नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक संपत्ति। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इस कारण एक वास्तविक व्यक्ति की भांति अपने नाम से संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है अभियोग योग्यता। कंपनी अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण प्राप्ति का अधिकार। यद्यपि कंपनी के वित्तीय साधनों में शेयर कैपिटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है, लेकिन कंपनी ऋण पत्र जारी करके भी ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक्स वित्तीय संस्थाओं से भी कंपनी ऋण प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक दायित्व। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः इसके भी कई वैधानिक दायित्व होते हैं जितने कि एक सामान्य व्यक्ति के होते हैं। एक कंपनी को भी देश के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। कंपनी को भी समय पर आयकर बिक्री कर जमा करवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक नहीं। हमारे देश का संविधान और नागरिकता अधिनियम दोनों ही किसी भी कृत्रिम व्यक्ति को नागरिक नहीं मानते हैं, अतः कंपनी को देश की नागरिक नहीं माना जाता है। इसी कारण उसे वे सभी मूल अधिकार नहीं मिलते हैं जो संविधान के अनुसार एक सामान्य नागरिकों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेन हेडिंग है कंपनी के लाभ, एडवांटेजेस और मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, अतः कंपनी को कानूनी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है और कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखती है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती, बेच सकती है तथा अपने सदस्यों तथा अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। कंपनी के अस्तित्व पर उसके सदस्यों के पागल, मृत्यु, दिवालिया या आने जाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक वित्तीय साधन। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसे असीमित मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह भारी मात्रा में अंशों का निर्गमन करके पूंजी एकत्रित कर सकती है। इसी प्रकार से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कंपनी को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित दायित्व। कंपनी के जो सदस्यों का दायित्व वो सीमित होता है,
कहने सीमित दायित्व का तात्पर्य कि एक कंपनी के जो सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण प्राप्ति में सुविधा। अन्य स्वामित्व संगठन के प्रारूपों की तुलना में एक कंपनी को ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहती है। इसका इम्पोर्टेंट कारण यह है कि जो जन सामान्य है उसका कंपनी पर विश्वास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक प्रबंध। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या तक हो सकती है। इस कारण कंपनी में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो सभी मेंबर्स के लिए कंपनी के प्रबंध और संचालन में भाग लेना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सभी सदस्य मिलकर अपने में से कुछ व्यक्तियों को कंपनी का संचालन करने के लिए चुन लेते हैं और उन चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही जनतांत्रिक पद्धति के आधार पर कंपनी का प्रबंध और संचालन का कार्य उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी विकास की योजनाएं। कंपनी के पास में विस्तृत वित्तीय साधन होते हैं तो कंपनी अपने व्यवसाय के पैमाने का विस्तार कर सकती है, अतः कंपनी का भावी विकास संभव हो सकता है। फिर है बड़े पैमाने पर उत्पादन। जब काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं तो लार्ज स्केल पर आसानी से प्रोडक्शन किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है आधुनिकतम उत्पादन विधियों का उपयोग। एक बड़ी कंपनी बड़े पैमाने पर जब प्रोडक्शन करने में सक्षम होती है तो वह आधुनिकतम उत्पादन विधियों का प्रयोग भी आसानी से कर सकती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है कंपनी के दोष डिसएडवांटेजेस। जहाँ कंपनी संगठन के एक और लाभ है वहीं कई दोष भी हैं। उनमें फर्स्ट पॉइंट है प्रवर्तकों द्वारा धोखे की संभावना। कंपनी के प्रवर्तकों का प्राय यह उद्देश्य रहता है कि कंपनी का निर्माण होते ही वे उसके प्रबंध संचालक अथवा महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार करके कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रवर्तक प्रारंभ से ही अपने व्यक्तियों को ही संचालकों के पदों पर नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे अपनी स्थिति और पद के अनुचित प्रभाव द्वारा कंपनी के साधनों का शोषण करते हैं। नेक्स्ट है निर्माण में औपचारिकताएं। संगठन के अन्य स्वामित्व या प्रारूपों की अपेक्षा कंपनी संगठन में बहुत ही अधिक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है केंद्रित संचालन और प्रबंध। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण कंपनी के संचालन और प्रबंध का कार्य कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में ही रहता है। इसके अलावा अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्ति भी प्राय व्यापारिक अनुभवहीन होते हैं, उन्हें कोई खास स्पेशल नॉलेज नहीं होती है, अतः विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति ही संचालक मंडल के सदस्य होते हैं, जिसका जो परिणाम है वो शेयर होल्डर्स को भोगना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है अंशधारियों का शोषण। कंपनी के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रबंध और संचालन में भाग नहीं लेते हैं और चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही कंपनी का प्रबंध और संचालन किया जाता है। तो जो चुने हुए सदस्य हैं वो कंपनी के शेष जो अंशधारी है उनका शोषण करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता का अभाव। एकाकी व्यापार और साझेदारी की में पर्याप्त गोपनीयता रहती है, लेकिन कंपनी में गोपनीयता बनाए रखना लगभग असंभव सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न हितों में संघर्ष। कंपनी के संचालन में मुख्य 3 वर्गों का योगदान रहता है, अंशधारी, श्रमिक और जनता। इन तीनों के हित क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इन विभिन्न वर्गों के हितों में संघर्ष पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकार का भय। एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाली जब कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अपने आप को कंबाइन कर लेती है, कॉम्बिनेशन कर लेती है, तो वो एकाधिकारी स्थिति में हो जाती है, जिसके कारण जो जन सामान्य उनका शोषण होने लग जाता है। नेक्स्ट है वैधानिक हस्तक्षेप। भारत का कंपनी विधान ही संभवतः सबसे बड़ा विधान है और विभिन्न प्रकार के नियमों और उपनियमों की व्यवस्था है। एक कंपनी को इन सभी नियमों और उपनियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे एक कंपनी का अधिकांश समय
और धन इन नियमों के पालन में समाप्त हो जाता है। लास्ट पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप। जब जब सरकार उचित समझती है तब तक नियमों और उपनियमों तथा व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन करती है, जिससे कंपनियों के विकास पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।